Hey everyone, and assalamu alaikum to all of you. Hope so people are doing well and enjoying a very happy and blessed life. Dear viewers, I welcome to all of you on my YouTube channel Study Station. As you know, we were discussing one of the very special topic, very special subject from BS English, which is the history of English literature. This is the name of a subject, and this subject is very basic, very important. And in this subject, we were trying to understand the chronology, the timeline of this subject. We were trying to cover the 1600 years, which have started from 450 to the present. ये तकरीबन 1600 साल या 1700 साल बनते हैं जिनको हम समझने की कोशिश कर रहे थे थ्रू पीरियड्स और एजेस. फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन सी दिस स्लाइड. इस स्लाइड के अंदर आपको 8 पीरियड्स नज़र आ रहे हैं. एंड वी हैव डिवाइडेड दीज पीरियड्स इनटू 8. तो वो जो 1600 साल आपके बनते हैं उनको हमने 8 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है. किसी पीरियड के अंदर 500 साल आते हैं, किसी के अंदर 700 साल, किसी के अंदर 400 साल, किसी के अंदर 100 साल. इसी तरह वो जो 1600 साल बनते हैं वो हमने इन 8 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किए. और इन पीरियड्स के अंदर आगे सब पीरियड्स भी आते हैं. तो हम एक एक करके इन पीरियड्स को डिस्कस कर रहे थे. इस वीडियो से पहले हम 2 पीरियड्स को डिस्कस कर चुके, एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन. एंड इन दिस वेरी वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश अदब का, इंग्लिश लिटरेचर का सबसे सुनहरी जो दौर है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी लेंथी, लेकिन बहुत ही कमाल की, बहुत ही फुल ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन से इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी. तो ये पीरियड नंबर 3 है जिसको कहते हैं जी रेनाइसां. कुछ लोग इसको रेनाइसां बोलते हैं, कुछ लोग इसको रेनाइसांस बोलते हैं. दोनों ही आलमोस्ट ठीक प्रोनंसिएशन कहलाती हैं, बट जो ऑथेंटिक है वो है रेनेसांस. इसको रेनेसांस कहते हैं, द रेनेसांस पीरियड. तो ये जो पीरियड है ये है जी 160 ईयर्स. 160 साल का ये सुनहरी दौर है जिसको आज हम कवर करेंगे. तो आज हम कवर करेंगे 160 सालों को जो कि इंग्लिश के अंदर रेनेसांस पीरियड कहलाता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर द 5 सब पीरियड्स. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो जो 160 साल हमने डिस्कस करने वो पीरियड एक ही बनता है, लेकिन उस पीरियड के अंदर सब पीरियड्स भी हैं. तो ये वाहिद पीरियड है जिसके अंदर सब पीरियड सबसे ज़्यादा है. 160 सालों को 5 सब पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया. नंबर 1 वी हैव अर्ली रेनेसांस विच इज़ फ्रॉम 15 to 1558. 58 साल का जो पहला दौर कहलाता है. नंबर 2 पे आ जाता है जी एलिज़ाबेथन एज, और इस एज को एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं. दूसरी एज के 2 नाम है, एलिज़ाबेथन एज जो कि क्वीन एलिज़ाबेथ के नाम से है, और दूसरा इसका नाम है एज ऑफ शेक्सपियर जो कि इस दौर का सबसे फेमस राइटर है शेक्सपियर उसके नाम से. ये है जी तकरीबन 45 साल का दौर विच स्टार्टेड फ्रॉम 1558 टू 1603. 1603 तक ये दौर चलता है. इसके बाद आ जाता है जी थर्ड सब पीरियड विच इज़ नोन एज जैकोबियन पीरियड और एज ऑफ डन. ये 2 नाम है जी, दो नाम, 3 नाम लेके चलेंगे. एज ऑफ डन भी कहते हैं और जैकोबियन पीरियड भी कहते हैं. विच स्टार्टेड फ्रॉम 1603 टू 1605. 1603 से ही शुरू होता है और 22 साल तक ये चलता है, 1625 तक. इसके बाद आ जाता है जी फोर्थ पीरियड विच इज नोन एज कैरोलिन पीरियड और प्यूरिटन एज और एज ऑफ मिल्टन. इस दौर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया. कैरोलिन पीरियड भी कहा जाता है, प्यूरिटन एज भी कहा जाता है और एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है, जो कि है तकरीबन 24 ईयर्स की. विच स्टार्टेड फ्रॉम 1625 टू 1649. 1625 से शुरू होती है, 1649 तक चलती है. और इसी तरह आखिरी पीरियड आ जाता है जी हमारे पास कॉमनवेल्थ पीरियड. इस पीरियड के अंदर प्यूरिटन एज के भी एस्पेक्ट आपको नज़र आएंगे, क्योंकि प्यूरिटन एज काफ़ी लंबी चलती है. वो वहाँ पे पीक पे थी इसलिए उसका नाम उधर रखा, लेकिन यहाँ भी आपको उसके इम्पैक्ट नज़र आएगा. कॉमनवेल्थ पीरियड जो कि 11 साल तक रहता है, 1649 से लेके 1660 तक. तो ये सब पीरियड्स 5 जो कि 160 सालों पे मुश्तमिल है. हम इन एक एक पीरियड को डिस्कस करेंगे. आपकी आसानी के लिए ये 5 पीरियड सब पीरियड में डिवाइड किए ताकि आपको अच्छे तरीके से रेनेसांस जो एज है वो समझ में आ जाए. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, बिफोर गोइंग टू दीज सब पीरियड्स,
We will try to cover the overview of the whole period Renaissance period. Renaissance जो पीरियड है उसको सबसे पहले हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक एक पीरियड को हम डिस्कस करेंगे जी। तो अगर हम रेनेसांस पीरियड का ओवरव्यू लें तो हम कह सकते हैं द रेनेसांस पीरियड इज़ द थर्ड मेजर पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश अदब की, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री देखें तो उसमें जो तीसरा सबसे बड़ा पीरियड है वो रेनेसांस पीरियड है। द वर्ड रेनेसांस मीन्स रीबर्थ। जो वर्ड रेनेसांस है इसका मतलब होता है रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग भी कहते हैं। एक चीज़ मर गई थी, ख़त्म हो गई थी, उसका दोबारा जन्म हुआ है, न्यू बर्थ हुई है उसका एक नई शुरुआत होने वाली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेनेसांस बोलते हैं। इट रेफर्स टू द रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन लर्निंग। अब रिवाइवल किसका हुआ है? रिवाइवल दो चीज़ों को हुआ है, ग्रीक इंग्लिश ज़ुबान एक दफ़ा फिर डेड, फिर दोबारा किसका इन्फ्लुएंस होने वाला है, ग्रीक का, एज वेल एज रोमन लर्निंग। ग्रीक और रोमन लर्निंग जो ख़त्म हो गई थी एक दफ़ा, उसका दोबारा आगाज़ होने वाला, जिसकी वजह से इसको रेनेसां कहा गया। आर्ट फ़न का बहुत ज़्यादा आपको इस एज के अंदर देखने को मिलेगा। फ़न क्या होता है? बेसिक फ़न कहते हैं खूबसूरती को ज़ाहिर करना। इस एज के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत टाइप की पेंटिंग्स बनाई गई थी। बहुत से फेमस पेंटर्स थे जिन्होंने इस दौर को अपनी थ्रू राइटिंग, थ्रू आर्ट यानी कि उस चीज़ को मशहूर किया था। देन वी विल डिस्कस अबाउट साइंस। लोग साइंस की तरफ आ रहे थे, टेक्नोलॉजी की तरफ ही आ रहे थे, लोगों का रुझान एजुकेशन की तरफ, साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया था। एंड देन फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी फ़लसफ़ा को कहते हैं। फ़लसफ़ा लोगों ने कुछ थेरीज दी कि इंसानियत को किस तरह से लेके चलना है, वो फ़लसफ़े के अंदर आती हैं। एंड लिटरेचर और अदब के ऊपर भी काम किया गया आफ्टर द मिडल एजेस। मिडल एजेस के बाद इन चीज़ों के ऊपर एक बार फिर काम किया गया, जिसकी वजह से इनको रीबर्थ कहते हैं। और इनको एक फ्रेंच वर्ड है जिसको कहा गया है रेनेसांस। रेनेसांस याद रखिएगा, एक फ्रेंच वर्ड है जो कि इंग्लिश के अंदर यूज़ किया जाता है जी। अगर हम थोड़ा डीप जाएं तो हम कह सकते हैं ऑल्दो द इंग्लिश रेनेसांस इज़ यूजुअली कंसिडर्ड टू बिगिन अराउंड 1500 AD। अब आमतौर पर जब आप रेनेसांस का जिक्र करते हैं तो इसकी जो एज स्टार्ट होती है वो 1500 से ही आगाज़ होता है। बुक्स के अंदर देखें, कहीं भी आप पढ़ें, लेक्चर्स देखें, कहीं भी पढ़ेंगे तो इसका जो आगाज़ है ना वो आपको 1500 से ही मिलेगा। इट्स रूट्स स्टार्टेड अराउंड 1453, लेकिन इसकी जो बुनियाद का आगाज़ हो गया था, ये जो शुरू हो गई थी वो 1453 के अंदर ही शुरू हो गई थी। अब आप कहेंगे लिखा हुआ 1500 होता है, आप 1453 कह रहे हैं। इस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ किस तरह से। दिस इज़ बिकॉज इन 1453 द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये वर्ड है जी कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं जी कुस्तुनतुनिया को। आपको पता है कि तुर्की के अंदर कुस्तुनतुनिया कितने अहम रखती है। 1453 के अंदर क्या हुआ था कि ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, ये जो कुस्तुनतुनिया थी, ये ख़त्म हो चुकी थी। कुस्तुनतुनिया ईसाइयों का एक गढ़ समझा जाता था, वो टोटली तौर पे ख़त्म हो गया था। जैसे ही वो गढ़ कुस्तुनतुनिया ख़त्म होती है, वहीं से रेनेसांस जन्म लेती है। The Ottoman Turks captured Constantinople and many Greek scholars moved to Western Europe. जब कुस्तुनतुनिया ख़त्म हुई, वहाँ पे तुर्क लोग आए, तो यहाँ के जो लोग ग्रीक स्कॉलर्स थे, डेफिनेटली उनको वहाँ से निकलना पड़ा, उनको वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा। तो वहाँ के जो स्कॉलर्स थे, ग्रीक स्कॉलर्स, रोमन स्कॉलर्स, वो वहाँ से निकले, कुस्तुनतुनिया तुर्की से निकले, उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। सबसे जो पहले आए वो इटली के अंदर आए। जब वो इटली के अंदर आए तो ये सबसे पहली वेव समझी जाती है रेनेसांस की। रेनेसांस की जो फर्स्ट वेव है, बेसिकली देयर आर 3 वेव्स ऑफ रेनेसांस। फर्स्ट वेव जो है वो इटली के अंदर हुई, सेकंड वेव जो है वो जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस के अंदर हुई, और तीसरी जो वेव है वो हुई थी इंग्लैंड के अंदर। याद रखिएगा, रेनेसांस 3 वेव्स के थ्रू हम तक पहुंची है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 के अंदर सिर्फ इटली है, नंबर 2 के अंदर 3 कंट्रीज़ है, जर्मनी, पोलैंड एंड फ्रांस, और नंबर 3 के अंदर एक कंट्री है, इंग्लैंड। इस तरह से रेनेसां का आगाज़ हुआ था। दे ब्रॉट एंशियंट ग्रीक एंड रोमन बुक्स एंड नॉलेज विद दैम। अब जब वो स्कॉलर्स थे, जब वो कुस्तुनतुनिया से निकले तो अपने साथ
सिर्फ खुद ही नहीं गए, अपने साथ जो उन्होंने किताबें लिखी हुई थी, जो उनके पास रिकॉर्ड था, वो भी ले गए। जो रिकॉर्ड था वो ग्रीक के अंदर था और वो रोमन के अंदर था। दिस हेल्प स्टार्ट द रेनेसां मूवमेंट इन यूरोप। तो जो मैंने आपको वेव्स बताई, इटली, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सारे के सारे यूरोप के अंदर ही कंट्रीज़ हैं। तो वो यूरोप के अंदर फैल गए। तो वो जो ग्रीक और रोमन लिटरेचर, ग्रीक और रोमन लर्निंग या रिकॉर्ड जो बुक्स थे वो अपने साथ लेके गए थे, उन्होंने वहाँ पे जाके उनका आगाज़ कर दिया और वो 1453 के अंदर ही हुआ था। लेकिन पीक 1500 के बाद शुरू हुई, इस वजह से ये उसकी बुनियाद समझा जाता। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पता चल गया कि 1453 में रेनेसां का जो आगाज़ था वो किस तरह से हुआ। जी, मेन फीचर्स ऑफ रेनेसां पीरियड। रेनेसांस पीरियड के जो मेन फीचर हैं, सबसे बड़ी खसूसियात क्या हैं, वो हम अब देखते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट फीचर, देन वी कैन से द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। क्लासिकल लर्निंग का को ज़िंदा किया गया। व्हाट इज़ क्लासिकल लर्निंग? बेसिकली क्लासिकल लर्निंग क्या होती है? जब आप कोई पुराने अदब को, एंशियंट लिटरेचर को, पिछले लिखे हुए राइटर्स की राइटिंग को पढ़ते हैं और उसको दोबारा रिवाइव करते हैं, ज़िंदा करते हैं, तो ये बेसिकली क्लासिकल लर्निंग कहलाता है। पुराने दौर के राइटर्स हैं, एंशियंट राइटर्स हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको दोबारा ज़िंदा करते हैं, ये होता है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। पीपल बिकेम इंटरेस्टेड अगेन इन ग्रीक एंड रोमन राइटर्स लाइक। अब जब वो स्कॉलर्स कुस्तुनतुनिया से इटली, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इंग्लैंड आए तो अपने साथ बुक्स लेके आए। जब लोगों ने वो बुक्स पढ़ी तो वो दोबारा इंटरेस्टेड हो गए रोमन और ग्रीक्स के अंदर, क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने उसके अंदर पढ़ा होमर को, उन्होंने उसके अंदर पढ़ा वर्जिल को, उन्होंने उसके अंदर पढ़ा ओवड को। ये ओवड वर्ड आपने पढ़ना है। ये राइटर्स थे, इन राइटर्स को उन्होंने बड़े ही तसल्ली के साथ पढ़ा, क्योंकि ये एंशियंट राइटर्स थे। उन्होंने एंशियंट रेडी को रिवाइव किया था, जिसकी वजह से क्या बना, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। ये है जिसका फर्स्ट फीचर। वी टॉक अबाउट द सेकंड फीचर। सेकंड फीचर इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रेनेसांस, which is called the humanism. Humanism is related to the philosophy. जो हम पहले बात कर चुके हैं आर्ट और फिलोसफी की, ह्यूमनिज़म फिलोसफी के रिलेटेड ही है। ह्यूमनिज़म क्या है ये देखें। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी एज के अंदर लिटरेचर के अंदर ह्यूमनिज़म का शुमार किया गया था, और वो रेनेसांस के अंदर ही किया गया था। व्हाट इज़ बेसिकली ह्यूमनिज़म? लेट्स सी। फोकस शिफ्टेड फ्रॉम रिलीजन टू ह्यूमन लाइफ। पहले जितनी भी हमने राइटिंग्स पढ़ी थी, लिटरेचर पढ़ा था, उनका सबसे जो बेसिक फोकस होता था वो रिलीजन के ऊपर होता था, ऑन चर्च, ऑन राइटिंग, ऑन मीन्स कि ये मजहबी जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर हुआ करता था। लेकिन जैसे ही रेनेसांस आई, उसका जो फोकस था वो शिफ्ट हुआ टूवर्ड्स द ह्यूमन लाइफ, इंसानों की ज़िंदगी की तरफ हुआ। इमोशंस, इंसान के अंदर जो जज्बात पाए जाते हैं उनकी तरफ हुआ। ब्यूटी, नेचर की तरफ हुआ। नॉलेज, इल्म की तरफ हुआ। एंड इंडिविजुअल एबिलिटीज़, और इंसान के अंदर किस किस तरह की सलाहियात पाई जाती हैं उसकी तरफ हुआ। ह्यूमंस एंड देयर एक्सपीरियंस बिकेम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब जब कोई भी राइटर लिखता, वो सबसे पहला जो उसका बुनियादी फोकस होता था, प्रायोरिटी होती थी, वो ह्यूमंस होते थे और ह्यूमंस के एक्सपीरियंस होते थे। दिस वाज द सेकंड फीचर विच वी फाइंड इन रेनेसांस। वी टॉक अबाउट द थर्ड फीचर। थर्ड फीचर इज डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई थी। किस तरह से देखें, इंग्लिश बिकम रिचर एंड मोर फ्लेक्सिबल। इस दौर के अंदर इंग्लिश बहुत रिच हो चुकी थी, मीन्स कि बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। फ्लेक्सिबल भी हो चुकी थी, मीन्स कि हर एक ज़ुबान इसके अंदर कन्वर्ट की जा सकती थी। हर एक ज़ुबान इतनी फ्लेक्सिबल थी कि हर एक ज़ुबान के वर्ड्स इसके अंदर ऐड किए जा सकते थे। मैनी न्यू वर्ड्स एंटर्ड इंग्लिश फ्राम लैटिन एंड ग्रीक। पहले फ्रांस के किए गए, फिर ग्रीक के किए गए, फिर रोमन्स के किए। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी इंग्लिश के अंदर, और इसी चीज़ ने इंग्लिश ज़ुबान को बहुत ज़्यादा रिच किया। नंबर 4 एंड द लास्ट डेवलप इसकी जो फीचर है वो है जी ग्रोथ ऑफ ड्रामा एंड पोइट्री। इस एज के अंदर, रेनेसांस एज के अंदर, ड्रामा अखीर का था। ड्रामे का जो आपने पीक देखना है ना, वो रेनेसांस के अंदर आप देख सकते हैं। बहुत मशहूर गुजरा है ड्रामा इस एज के अंदर। ड्रामा बिकेम द पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर, पोइट्री आल्सो डेवलप ग्रेटली। ड्रामा सबसे बिग, ऑन द टॉप देयर वाज अ ड्रामा, लेकिन दूसरी फॉर्म्स भी मौजूद थी। पोइट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम किया गया था, लेकिन जो सबसे पीक पे थी वो ड्रामा ही थी, बिकॉज ऑफ वन पर्सनैलिटी, शेक्सपियर। जी,
आगे हमारे पास दो बेसिक्स ही हैं जो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी जी इस दौर के अंदर, तो वो जो किताबें छापना वगैरह था वो आसान हो गया था। द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प्ड स्प्रेड बुक्स एंड एजुकेशन। विलियम कॉक्सटन इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड इन 1476। दो प्रिंटिंग प्रेस आई थी, पहले कहीं और आई थी, दूसरे नंबर पे ये इंग्लैंड के अंदर आई थी। इंग्लैंड के अंदर जो इंट्रोड्यूस करवाई थी वो विलियम कॉक्सटन ने करवाई थी, और इसके ज़रिए बुक्स बहुत ज़्यादा लिखी गई, एजुकेशन को स्प्रेड किया गया। एंड द लास्ट वन, एक्सप्लोरेशन एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट। पीपल बिकेम क्यूरियस अबाउट जियोग्राफी, साइंस एंड द वर्ल्ड। इस दौर के अंदर तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई, एजुकेशन की तरफ लोग क्यूरियस थे। जियोग्राफी मीन्स के दुनिया के नक्शे को समझना चाहते थे, इल्म दुनिया के बारे में जानना चाहते थे, साइंस के बारे में जानना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ है ना, ये आपको रेनेसांस पीरियड के अंदर मिलती है, और यही चीज़ है जो कि इस पीरियड को गोल्डन पीरियड बनाती है। जी, ये थे जी हमारा एक ओवरव्यू ओवरऑल, अगर आप रेनेसां की बात करते हैं। बट आई हैव टोल्ड यू कि दिस पीरियड इज़ डिवाइडेड इनटू सब पीरियड्स। अब हम वो जो सब पीरियड बात की थी उन एक एक को बारी बारी डिस्कस कर चुके हैं। दिस स्लाइड आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड विद यू, पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो अब हम फर्स्ट स्लाइड को लेते हैं, फर्स्ट पीरियड को लेते हैं, जो क्या है अर्ली रेनेसां। अर्ली रेनेसां जो पीरियड है वो 1500 से शुरू होता है और 1558 तक जाता है। इसके अंदर क्या क्या बात की गई है, लेट्स सी। अब आपकी असल जो है लेक्चर वो यहाँ से शुरू होता है। पहले तो ओवरव्यू था डिटेल के अंदर, अब हम और डेप्थ के अंदर जाने लगे। अर्ली रेनेसांस पीरियड जी, द अर्ली रेनेसांस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रेनेसांस पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बात करें जो फर्स्ट स्टेज है उसको अर्ली रेनेसांस कहते हैं। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लीजिए। इंग्लैंड वाज मूविंग अवे फ्रॉम मिडीवल ट्रेडिशन, जो कि पीछे मिडीवल पीरियड चल रहा था उससे इंग्लैंड दूर जा रहा था। उसकी जो ट्रेडिशंस थी वो ख़त्म होती जा रही थी, न्यू ट्रेडिशंस आ रही थी। रेनेसांस आइडियाज़ फ्रॉम इटली स्टार्टेड एंट्रिंग इंग्लैंड। इस दौर के अंदर वो जो फर्स्ट वेव इटली के अंदर शुरू हुई थी वो चलती चलती थर्ड वेव बनी, और थर्ड वेव कहाँ आई, इंग्लैंड के अंदर आई। पीपल बिकेम इंटरेस्टेड इन क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन नॉलेज। जब वो वेव इंग्लैंड के अंदर आई तो वो जो बुक्स थी वो रोमन के अंदर थी और ग्रीक के अंदर थी, तो लोग क्यूरियस हो गए कि अब हम इनको पढ़ते हैं। एजुकेशन एंड लर्निंग इंक्रीज्ड। इस दौर के अंदर तालीम और जो लर्निंग थी, सीखने का अमल, वो बहुत ज़्यादा हो चुका था। ये था जी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब बात करते हैं जी इसके मेन फीचर्स की, कि जो अर्ली पीरियड था रेनेसांस का उसके फीचर्स क्या है। उसके 3 फीचर हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमनिज्म पहले बात कर चुके हैं हम, तो वो अर्ली पीरियड के अंदर फॉल होगा। राइटर फोकस्ड ऑन ह्यूमन नेचर, इमोशन, ब्यूटी एंड नॉलेज। लिटरेचर बिकेम लेस फोकस्ड ओनली ऑन रिलीजन। वही बात है जी, ह्यूमनिज्म के अंदर क्या हुआ, ये फर्स्ट फीचर है अर्ली पीरियड का, कि जो राइटर्स थे, लिटरेचर लिखा करते थे, उनका जो ध्यान हो गया, फोकस हो गया, वो इंसानों की तरफ हो गया, इंसानों के जज्बात की तरफ हो गया, इंसानों की फीलिंग्स की तरफ चला गया, लर्निंग की तरफ चला गया, खूबसूरती की तरफ चला गया। जो रिलीजन के बारे में पहले बात किया करते थे वो आप रिलीजन के बारे में कम बात किया करते। इससे पहले जितना भी लिटरेचर लिखा जाता था दैट वाज यूज्ड टू राइट अबाउट द चर्च, अबाउट द रिलीजन, लेकिन इस एज के अंदर वो शिफ्ट हो गया ह्यूमनिज्म की तरफ। नंबर 2 पे फीचर आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री। पोइट्री इम्प्रूव्ड विद न्यू स्टाइल्स एंड आइडियाज़। इस एज के अंदर पोइट्री ने एक और शिफ्ट ली, उसके अंदर स्टाइल चेंज किया गया, सोनट आए, लिरिक्स आए, और भी बहुत चीज़ें इस पोइट्री की जो है ना वो इस दौर के अंदर आई थी। राइटर स्टार्टेड यूजिंग न्यू फॉर्म्स इन्फ्लुएंस्ड बाय इटालियन लिटरेचर, क्योंकि वो इटली से आया था, तो वो जो राइटर्स को पढ़ते तो वो उस हिसाब से अपनी अपनी फॉर्म भी चेंज कर रहे थे। अब इसका तीसरा और लास्ट फीचर हमारे पास आ जाता है विच इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पोइटिक फॉर्म्स। पोइटिक फॉर्म्स आ गई थी न्यू, कौन सी, सोनट आया जी। रेनेसां के अंदर सोनट पोइट्री की शक्ल में। व्हाट इज़ सोनट बेसिकली, अगर आप कोई पोइम पढ़ते हैं, उस पोइम के अगर आप 14 लाइन से देखते हैं कि एक नज़म के अंदर 14 लाइन्स हैं, तो बेसिकली जो पोइम होगी उसको हम सोनट बोलेंगे। ये फर्स्ट फॉर्म आई थी, न्यू फॉर्म आई थी लिटरेचर के अंदर, लिरिक पोइट्री। और इसके साथ साथ पोइट्री की जो फॉर्म है वो चेंज हुई, वो लिरिकल पोइट्री के अंदर चेंज हो चुकी थी। ये 3 फीचर आपको मिलेंगे जी अर्ली पीरियड के अंदर। अर्ली पीरियड के अंदर जो आपको फेमस राइटर्स मिलेंगे वो आपको ये 3 मिलेंगे। नंबर 1 इज़ थॉमस मोर, नंबर 2 इज़ सर थॉमस वायट, नंबर 3 इज़ हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरी।
ये 3 राइटर्स हैं जो अर्ली पीरियड के अंदर इन्होंने अपना काम किए थे। थॉमस मोर की आप बात करें तो उसने एक फेमस वर्क लिखा था यूटोपिया, और ये एक आइडियल सोसाइटी के बारे में बताता है कि एक मुआशरे को किस तरह का होना चाहिए। ये यूटोपिया के अंदर उसने बात की थी। दूसरा जो राइटर है सर थॉमस वायट, ही इंट्रोड्यूस द इटालियन सोनेट इनटू इंग्लिश लिटरेचर। पहले इटालियन सोनेट आया था, इसने इटालियन सोनेट पढ़ा और उसको कन्वर्ट किया इंग्लिश सोनेट के अंदर। ही वाज द फर्स्ट वन, थॉमस वायट। और तीसरा जो राइटर उसका नाम है हेनरी हॉवर्ड। ही वाज द अर्ल ऑफ सरी। ये सरी एक जगह है, उसका अर्ल था। इसने क्या किया, डेवलप्ड इंग्लिश सोनेट फॉर्म। जो सोनेट बना दी गई इसने उसको फॉर्म में लेके आ गया, चेंज कर दिया उसने फॉर्म। इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स एंड ही आल्सो इंट्रोड्यूस द ब्लैंक वर्स। वो जो एक राइम चल रही होती थी इसने राइम ख़त्म की और ब्लैक वर्स का इसने इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये 3 मेजर राइटर्स हैं जी आपको जो अर्ली पीरियड के अंदर मिलते हैं। एंड इफ टॉक अबाउट द लिटरेचर फॉर्म, पहले 58 सालों के अंदर जो लिटरेचर की फॉर्म आई थी उसके अंदर पोइट्री भी मौजूद थी, ट्रांसलेशन भी मौजूद थी, प्रोज राइटिंग भी कहीं ना कहीं आ गई थी, रिलीजियस एंड पोलिटिकल राइटिंग, मज़हब के ऊपर भी लिखा जाता था और सियासत के ऊपर भी लिखा जाता है। ये कुछ फॉर्म्स जो लिटरेचर की फ़र्स्ट फेज़ के अंदर, फर्स्ट स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलती है जी। अब बात करते हैं कि जो फर्स्ट पीरियड है वो एंड कैसे हुआ, फर्स्ट स्टेज कैसे एंड हुई। This period ended in 1558 when Elizabeth I of the England became queen. जब क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की क्वीन बनी तो वो जो फर्स्ट स्टेज थी अर्ली रेनेसां वो ख़त्म हो चुका था। आफ्टर दिस इंग्लिश लिटरेचर एंटर्ड इट्स मोस्ट फेमस एज। इसके बाद जो इंग्लिश अदब है अपने दौर के सुनहरी दौर के अंदर दाखिल हो चुका था, जिसको क्या कहते हैं, एलिजाबेथन एज कहते हैं। एलिजाबेथन एज इंग्लिश लिटरेचर की सब एजेस में से सबसे फेमस एज कहलाती है, द गोल्डन एज। सो लेट्स डिस्कस दिस गोल्डन एज। अब हम दूसरे फेज़ की तरफ जाते हैं, एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज को एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं और ये 45 साल की एज है। 45 साल का दौर है जो 1558 से शुरू होता है और 1603 तक चलता है। सो लेट्स गेट इनटू द सेकंड स्टेज ऑफ रेनेसां पीरियड। रेनेसां पीरियड की सेकंड स्टेज देखें जी, एलिजाबेथन। द एलिजाबेथन एज इज सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब पीरियड ऑफ रेनेसांस पीरियड। रेनेसांस पीरियड का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज जो है वो रेनेसां पीरियड है। इट इज़ कॉल्ड द एज ऑफ शेक्सपियर बिकॉज विलियम शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ दिस टाइम। इस एज को एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं क्योंकि इस दौर का 45 सालों का सबसे जो मशहूर राइटर है वो विलियम शेक्सपियर है, और इन दोनों की बदौलत जो है वो इंग्लिश लिटरेचर इस दौर का गोल्डन लिटरेचर बना है, गोल्डन पीरियड बना है। अब बात करते हैं जी मेन फीचर्स की, इस दौर के मेन फीचर, इस दौर की खसूसियात क्या है। गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसकी सबसे पहले जो क्वालिटी है, फीचर है, वो ये है कि इस दौर को गोल्डन एज कहा जाता है। क्यों, देखें, दिस पीरियड इज कंसिडर्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ड्रामा एंड पोइट्री रीच्ड देयर हाईएस्ट लेवल। क्योंकि लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर की फॉर्म्स के अंदर सबसे बेसिक जो फॉर्म है वो ड्रामा और पोइट्री ही है। ड्रामा और पोइट्री अगर किसी दौर के अंदर पीक पे होती हैं, एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द टॉप पॉइंट, तो वो पीरियड अपने सुनहरी दौर के अंदर ही है। तो रेनेसां की बात करेंगे, एलिजाबेथन शेक्सपियर एज की बात करेंगे, तो उस दौर के अंदर जो सबसे टॉप पे था वो आपका ड्रामा और पोइट्री ही थी, जिसकी वजह से इसको गोल्डन एज कहते हैं। दिस वाज द फर्स्ट फीचर। लेट्स कम टू द सेकंड फीचर। इस दौर का दूसरा फीचर क्या, डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। ड्रामा के अंदर बड़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की गई, हर एक पॉसिबल वे से इसके अंदर जितनी भी कमियां थी उनको दूर किया गया था। ड्रामा बिकेम द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर, पब्लिक थिएटर्स वर बिल्ट। ड्रामा इतना मशहूर हो चुका था कि थिएटर्स बनाने पड़े थे ताकि हर एक बंदा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी क्लास से वो बिलोंग करता है, दे मस्ट वॉच ड्रामा, दे मस्ट अंडरस्टैंड ड्रामा। इस वजह से आवाम के लिए, पब्लिक के लिए थिएटर्स बनाए गए थे, इतना ज़्यादा ड्रामा आम हो चुका था। प्लेस इंक्लूडेड ट्रेजिडी, कॉमेडी एंड हिस्ट्री। अब जो प्ले इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, जो भी, चाहे वो लिखे जाते थे, चाहे लोगों के सामने परफॉर्म किए जाते थे, उनके अंदर 3 बेसिक चीज़ें ज़रूर इंक्लूड की जाती। नंबर 1 इज़ ट्रेजिडी। शेक्सपियर की बात करेंगे, ट्रेजिडी उसके साथ ही होगी। कॉमेडी भी होगी। और 3 हिस्ट्री, तारीख़ का जिक्र भी ड्रामों के थ्रू ही हमें पता चलता है। ये जी इसका सेकंड फीचर। अब बात करते हैं जी हमारे नेक्स्ट फीचर की, थर्ड फीचर, इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसांस ह्यूमनिज़म।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनेसांस के अंदर ह्यूमनिज्म लाजमी तौर पे आता है। राइटर्स फोकस्ड ऑन ह्यूमन इमोशंस, लव, एम्बिशन, पावर एंड ह्यूमन नेचर। ये पहले ही हम बात कर चुके हैं। इस दौर के अंदर भी ह्यूमनिज्म के ऊपर बात की गई थी। रिलीजन को पीछे रखा गया। इंसानों के फीलिंग्स, एहसासात, जज्बात, इंसानों के मकासद, मोहब्बत, ताकत और इंसानों की जो फितरत है उसको टॉप पे रखा गया था। और ये सारी चीज़ें हमें ड्रामास के ज़रिए ही पता चलती हैं। ये थे जी हमारे 3 फीचर्स। अब इस एज के एलिजाबेथन एज और एज ऑफ शेक्सपियर के राइटर्स देख लीजिए। इस एज के अंदर आपको 4 बड़े राइटर्स देखने को मिलेंगे। नंबर 1 इज़ विलियम शेक्सपियर। ही इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। विलियम शेक्सपियर सिर्फ अपने दौर का ही ग्रेटेस्ट नहीं था, पूरे इंग्लिश लिटरेचर को ले लें, पूरे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो सबसे बड़ा राइटर है, ड्रामाटिस्ट है, वो विलियम शेक्सपियर है। ये इसके वर्क हैं जी, देख लें। हैमलेट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, फेमस, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट। जितने भी इसने ड्रामाज लिखे हैं उनका कोई सानी नहीं है। ट्रेजिडीज़, हिस्ट्री, हर एक चीज़ उन्होंने अपने ड्रामा के अंदर डाली, जो कि इसको एक रेयर राइटर, रेयर ड्रामाटिस्ट बनाती। इस एज का सबसे बड़ा, लिटरेचर का सबसे बड़ा ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर। नंबर 2 पे आ जाता है कि हमारे पास क्रिस्टोफर मार्लो। ही वॉज आल्सो ड्रामाटिस्ट। इसने कौन सा लेकर, डॉक्टर फॉस्टस एंड टैम्बरलेन। ये इसके 2 ड्रामा जी, ये भी बहुत फेमस है, क्रिस्टोफर मार्लो। अब क्रिस्टोफर मार्लो के कुछ साथी भी थे जिनको हम यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी विट्स का जिक्र सुने तो इट मीन्स कि जो क्रिस्टोफर मार्लो है उसके कुछ साथी उसके साथ वर्क करते रहे। यूनिवर्सिटी विट्स से मुराद वो राइटर्स जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और इन्होंने लिटरेचर के अंदर काम किया, उनको यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं। एंड दे आर 7 इन नंबर। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, थॉमस लॉज, जॉर्ज पिले, जॉन लिली, थॉमस किड। ये 7 लोगों का एक ग्रुप है। 7 लोगों का एक ग्रुप है जिनको यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं और ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं जिन्होंने लिटरेचर के अंदर काम किया था। ठीक है जी, ये है जी हमारा दूसरा राइटर क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो के बाद तीसरा हमारे पास जो राइटर आ जाता है वो आ जाता है एडमंड स्पेंसर। और एडमंड स्पेंसर का जो फेमस वर्क है वो फेरी क्वीन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ रेनेसांस। रेनेसांस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है द फेरी क्वीन। बहुत ही कमाल का ये लिखा हुआ वर्क है और ये लिखा था एडमंड स्पेंसर ने। और इस एज का लास्ट राइटर है, द बिगेस्ट वन, बहुत ही फेमस, उसका नाम है बेन जॉनसन और इसने वर्क लिखा वॉलपॉन। बहुत ही मशहूर ये वर्क है। तो इस एज के ये 4 मेजर कैरेक्टर राइटर्स है जी। और उसके साथ साथ क्रिस्टोफर मार्लो की बात करेंगे तो वो यूनिवर्सिटी विट्स का लीडर भी है। तो कुछ राइटर्स ये भी आपको देखने को मिलते हैं। अब इस लिटरेचर की अगर आप इस दौर के, इस एज के लिटरेरी फॉर्म की बात करेंगे तो ड्रामा वाज ऑन द टॉप। ड्रामा सबसे पीक पे था। पोइट्री भी आपको यहाँ पे मिलती है, सोनेट्स और प्रोज, ये चारों चीज़ें जो लिटरेचर की सबसे बेसिक बुनियाद समझी जाती हैं फॉर्म्स, वो चारों की चारों आपको एज ऑफ एलिजाबेथ या एलिजाबेथन पीरियड या एज ऑफ शेक्सपियर के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं ये जो सेकंड स्टेज है ये एंड कैसे होती है। द एलिजाबेथन एज एंडेड इन 1603 आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ की मौत होती है उसके साथ ही एलिजाबेथन या एज ऑफ शेक्सपियर एंड हो जाती है। आफ्टर दिस द जैकोबियन पीरियड बिगिन। और एलिजाबेथन एज के बाद जो अगला पीरियड आता है वो जैकोबियन पीरियड आता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो क्वीन एलिजाबेथ है शी डिडंट मैरी, इसकी शादी नहीं हुई थी। ये जो आपको आगे एजेस नज़र आएंगे ना जैकोबियन, ये भी कुछ प्रिंसेस या किंग्स के नेम्स हैं और वो जो प्रिंस और किंग थे वो क्वीन एलिजाबेथ के रिलेटिव्स ही थे। ठीक है जी। तो हम आगे चल के इनके बारे में पढ़ते हैं। बस एक पॉइंट था, इसको नोट कर लीजिएगा जी। 2 हमारी स्टेजेस होगी रेनेसांस की। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज इज़ नोन एज जैकोबियन पीरियड और एज ऑफ डन। कुछ डन बोलते हैं, कुछ डॉने बोलते हैं, बट द रियल प्रोनाउंसिएशन इज़ जॉन डन। ये डन के नाम से आप इसको पढ़ सकते हैं। ये थर्ड एज है जी इस दौर की। अब इसके बारे में देखते हैं कि हमें क्या पता चलता है। द जैकोबियन पीरियड इज़ द थर्ड सब पीरियड ऑफ द रेनेसांस एज। ये रेनेसांस एज की थर्ड स्टेज है। इट स्टार्टेड इन 1603 में शुरू होती। व्हेन जेम्स
क्वीन एलिजाबेथ का रिलेटिव है और जेम्स के नाम से जैकोबियन पीरियड बना हुआ है। relative to Queen Elizabeth, became the king of England after death of Queen Elizabeth I। जब क्वीन एलिजाबेथ की मौत होती है उसके बाद जो किंग बनता है वो जैकब बनता है और जैकब के जेम्स बनता है और जेम्स के नाम से ही जैकोबियन पीरियड रखा गया। इट इज़ कॉल्ड द एज ऑफ डन बिकॉज जॉन डन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस पीरियड। इस एज को एज ऑफ डन भी कहा जाता है क्योंकि इस दौर का जो सबसे मशहूर पोइट है वो जॉन डन है, जिसकी वजह से उसका नाम एज के अंदर आता है, एज ऑफ डन। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आफ्टर एलिजाबेथ वन द ट्यूडोर डायनेस्टी। अब ट्यूडोर डायनेस्टी क्या है? जो आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड्स पढ़े हैं, दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है एंग्लो नॉर्मन से। एंग्लो नॉर्मन जब पीरियड आता है तो वहाँ से इंग्लैंड की ना डायनेस्टीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। रूलिंग क्लास आप कह लें कि हुकूमत करने के जो बादशाह थे उन्होंने अपनी क्लासेस बनाई हुई थी, हाउसेस बनाए हुए थे। तो ये टोटल जो हाउसेस थे वो 7 थे, जो कि एंग्लो सैक्सन से शुरू होते हैं और आज तक चलते आ रहे हैं। ठीक है जी, ये 7 हाउसेस आपके सामने हैं। फर्स्ट हाउस ऑफ नॉर्मन हम डिस्कस कर चुके हैं। हाउस ऑफ प्लांटेजिनेट भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। और पिछली वीडियो जो एंग्लो नॉर्मन है वो एंड तब होती है जब हाउस ऑफ प्लांटेजिनेट ख़त्म होती है। जब ये घराना ख़त्म होता है तब एज ऑफ नॉर्मन भी ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद जो अगला हाउस आता है वो हाउस आता है हाउस ऑफ ट्यूडोर। तो जो क्वीन एलिजाबेथ है वो हाउस ऑफ ट्यूडोर से बिलोंग करती है। जैसे क्वीन एलिजाबेथ मरती है तो हाउस ऑफ ट्यूडोर जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगला हाउस स्टार्ट होता है हाउस ऑफ स्टुअर्ट। ठीक है जी। तो ये जो जेम्स है ना, जिसके नाम से जैकोबियन पीरियड है, वो बेसिकली स्टुअर्ट डायनेस्टी से बिलोंग करता है। किंग जेम्स वन रूल्ड इंग्लैंड, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज्ड। जैसे ही ये जो जेम्स आता है हुकूमत करने के लिए, बादशाहत करने के लिए, इंग्लैंड को संभालने के लिए, तो उसके दौरे हुकूमत के अंदर रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते बिकॉज मॉरली ही वाज नॉट अ गुड, कैरेक्टर वाइज ही वाज नॉट गुड। ये इतना अच्छा नहीं था किरदार के लिहाज से भी और मॉरली इखलाकी तौर पे भी इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से इससे हुकूमत संभाल ही नहीं गई, इससे बादशाह संभाल ही नहीं गई। तो जो रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। सोसाइटी बिकेम मोर सीरियस एंड कॉम्प्लेक्स। जब मुआशरे को कोई देखने वाला नहीं था, हुकूमत को, तख्त को कोई देखने वाला नहीं था, तो वो जो सोसाइटी थी वो सीरियस भी होगी और कॉम्प्लेक्स भी होती चलेगी। मीन्स कि वो जो रेनेसांस था उसका एक ब्लैक पीरियड सा इसके दौर में शुरू हो चुका था। अब इस दौर के फीचर्स की तरफ देखें तो वो भी कुछ इतने ख़ास आपको नज़र नहीं आएंगी क्योंकि बादशाह ही वैसा आ चुका था। डार्कर एंड मोर सीरियस लिटरेचर। इस दौर के अंदर जो लिटरेचर लिखा गया था दैट वाज नॉट दैट टाइप ऑफ लिटरेचर विच वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। जिस तरह हम शुरू से एक लिटरेचर की तवक्को कर रहे थे वो आपको इस एज के अंदर नहीं मिलेगा। डार्कर टाइप का लिटरेचर आपको इसके अंदर मिलेगा। Unlike Elizabethan literature full of energy and optimism, Jacobean literature became more realistic and sometimes pessimistic. इस दौर का जो लिटरेचर था वो रियलिस्टिक टाइप का हो चुका था। उसके अंदर इमोशंस ख़त्म हो गए थे, फीलिंग्स ख़त्म हो गई थी। लोगों के जो जज्बात थे वो ड्रामा के अंदर या लिटरेचर के अंदर ऐड नहीं किए जाते थे और ज़्यादा पेसिमिस्टिक की बात की जाती थी। मीन्स के मनफी चीज़ों का जो जिक्र था वो राइटिंग के अंदर ज़्यादा किया जा रहा था। राइटर फोकस्ड ऑन किस तरह से, जो राइटर्स थे उनका जो ज़्यादा फोकस था, ध्यान था, वो मौत के ऊपर था, करप्शन के ऊपर था, ह्यूमन वीकनेस, इंसानी कमज़ोरियों के ऊपर था, मॉरल प्रॉब्लम्स और जो इखलाकी मसाइल होते हैं उनके ऊपर था। तो ये एक संजीदा चीज़ है कि लोग तफरी करने के लिए, इंजॉयमेंट करने के लिए चीज़ों को पढ़ते हैं और उन चीज़ों के अगर अंदर आप इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट करप्शन, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन वीकनेस जस्ट लाइक दिस, तो वो जो लिटरेचर होगा वो इतना पायदार नहीं होगा, वो डार्कर टाइप का ही लिटरेचर कहलाएगा। दिस वाज द फर्स्ट फीचर। इसको खसूसियत तो नहीं आप कह सकते। खैर, दूसरी जो चीज़ है डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। ड्रामा अभी भी पीक पे ही था। ड्रामा कंटिन्यू टू ग्रो बट इट बिकेम डार्कर। लेकिन बताया ना, ड्रामा ग्रो कर रहा था लेकिन वो जो थीम्स डाले जा रहे थे, उस अंदर जो कहानियाँ डाली जा रही थी वो मौत की, भूत चुड़ैलों की, वीकनेस की, डिके की, इस तरह की डाली जा रही थी, जिसकी वजह से वो जो पॉपुलैरिटी शेक्सपियर के दौर में मिली थी ना वो यहाँ पे आना ख़त्म हो चुकी थी। इंपॉर्टेंट प्लेस ट्रेजडीज, रिवेंज प्लेस। ट्रेजडी का पहले जिक्र किया जा रहा था, अब रिवेंज प्लेस भी आना शुरू हो चुके थे।
ये था जी सेकंड फीचर। थर्ड फीचर क्या है जी, मेटाफिजिकल पोइट्री। अब इस दौर के अंदर एक ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हुआ था और वो था मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती? ऐसी शायरी जो बियॉन्ड सेंसेस हो, जिसका आप कभी तसव्वुर ना कर सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है। आपके ज़हन को टोटली तौर पे कंफ्यूज करके कोई और एक चीज़ प्रोड्यूस कर देना, वो मेटाफिजिकल पोइट्री कहलाती है। आपकी सोच जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से राइटर की सोच शुरू होगी, तो वो मेटाफिजिकल पोइट्री कहलाएगा। दिस इज़ डन बेसिकली बाय द जॉन डन। और ये चीज़ जो इंट्रोड्यूस करवाई थी वो जॉन डन ने करवाई थी, जिसकी वजह से इस एज का नाम भी एज ऑफ डन कहलाता है। दिस पीरियड इज़ फेमस फॉर मेटाफिजिकल पोइट्री। कैरेक्टरिस्टिक यूज़ ऑफ अनयूजुअल कंपैरिजन कंसीट। अब इस दौर के अंदर मेटाफिजिकल जो पोइट्री बनती है वो बेसिकली कंसीट की ही मदद से ही बनती है। किस तरह से? बेसिकली फॉर एग्जांपल आपने दो फिगर ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, सिमिली एंड मेटाफर। सिमिली और मेटाफर के अंदर हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। सिमिली के अंदर हम एज और लाइक का यूज़ करते हैं और मेटाफर के अंदर हम एज और लाइक का यूज़ नहीं करते, लेकिन दोनों के अंदर कंपैरिजन ज़रूर करते हैं। कंसीड क्या होती है? कंसीड इज सेम लाइक द सिमिली एंड मेटाफर, लेकिन कंसीड के अंदर जो हम कंपैरिजन करते हैं ना, वो थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। जस्ट लाइक सिमिली और मेटाफर के अंदर जो कंपैरिजन होगा वो एक लाइन के अंदर होगा। कंसीड के अंदर जो कंपैरिजन किया जाता है वो एक पैराग्राफ के अंदर भी किया जा सकता है, वो एक स्टैंजा के अंदर भी किया जा सकता है। इफ़ यू आर मेकिंग द कंपैरिजन इन लॉन्ग सेंस देन इट इज़ नोन एज द कंसीड, तो वो आपकी कंसीड कहलाएगी। ठीक है जी। जब एक चीज़ लॉन्ग हो जाती है तो वो थोड़ा समझनी मुश्किल हो जाती है, तो शायरी अगर समझनी मुश्किल हो जाएगी तो वो आपकी मेटाफिजिकल पोइट्री बन जाएगी। डीप थिंकिंग, डेफिनेटली जब एक चीज़ कंपैरिजन के अंदर आ गई लॉन्ग कंपैरिजन के अंदर आ गई, तो वो आपको सोचने पर मजबूर करती है। व्हेन यू आर इंसिस्टिंग टू थिंक, तो आपकी जो सोच है वो डीप हो जाती है। लॉजिक एंड इमोशन टुगेदर, तो ये सारी चीज़ें आपको मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर ही मिलती हैं। तो ये 3 फीचर्स थे जी इस एज के। अब इस एज के राइटर्स देख लीजिए जी, जॉन डन, बेन जॉनसन, फ्रांसिस बेकन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का इस एज से भी ताल्लुक़ है, लेकिन उसका जो पीक पीरियड था ना वो पिछला ही था। इस एज के अंदर थोड़ा बहुत उसने भी काम किया था। जॉन डन द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ दिस एज, लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। ये मेटाफिजिकल पोइट्री का लीडर है। फेमस ड्रामाटिस्ट एंड पोइट कौन जी? बेन जॉनसन फेमस ड्रामाटिस्ट भी हैं और पोइट भी हैं। फ्रांसिस बैकन, बेन जॉनसन पीछे भी हम जिक्र कर चुके हैं। फ्रांसिस बैकन, प्रोज के अंदर जो थोड़ा बहुत काम किया था वो फ्रांसिस बैकन ने ही किया था। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेस। इंग्लिश एसेस का इसको फादर भी कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर में तो पिछले ही आपको बहुत कुछ बता चुके हैं। अब नीचे आप मेजर लिटरेरी फॉर्म्स भी देख रहे हैं कि इस दौर के अंदर लिटरेचर के ऊपर किस किस चीज़ के ऊपर काम हुआ था। डेफिनेटली ऑन ड्रामा। मेटाफिजिकल पोइट्री तो यहाँ पे बहुत आम हो चुकी थी। प्रोज ऐसी, फ्रांसिस बैकन का जिक्र है तो प्रोज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मीन्स के प्रोज के ऊपर भी काम हो गया, पोइट्री के ऊपर भी काम हो गया, ड्रामा के ऊपर भी काम हो गया। इस एज के ऊपर इन 3 के ऊपर काम किया गया था। ठीक है जी। अब लास्ट बात कर लेते हैं जो थर्ड स्टेज है जैकोबियन पीरियड, इसका एंड कैसे हुआ था। द जैकोबियन पीरियड एंडेड इन 1625। 1625 में ये ख़त्म हो गई थी। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग जेम्स वन, वो जो जेम्स वन किंग बना था इंग्लैंड का, जब उसकी मौत हुई तो उसके साथ ही उसका पीरियड भी ख़त्म हो गया। आफ्टर दिस द कैरोलाइन पीरियड प्यूरिटन एज बिगेन। जेम्स वन की मौत के बाद जैकोबियन पीरियड ख़त्म हो जाता है और दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है, सेकेंड लास्ट पीरियड स्टार्ट होता है कैरोलिन पीरियड। नाउ इट्स टाइम टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द कैरोलिन पीरियड। कैरोलिन पीरियड के 3 नाम हैं। कैरोलिन पीरियड भी इसको कहते हैं, प्यूरिटन एज भी कहते हैं और एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्यूरिटन एज के बारे में बता देता हूँ। इस दौर के अंदर प्यूरिटन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा थी। व्हाट इज़ प्यूरिटन? बेसिकली प्यूरिटन इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल। प्यूरिटन क्या होती है? एक खालस चीज़ होती है, जो चीज़ प्योर होगी वो प्यूरिटन से ही बनेगी। तो इंग्लैंड के अंदर प्योरिटन्स का एक ग्रुप था, प्योर रिलीजियस बंदों का, मजहबी लोगों का एक ग्रुप था, और वो चाहते थे कि किसी भी मुआशरे के अंदर मुआशरे को और मज़हब को आपने साफ़ रखना है। क्योंकि जो जेम्स वन था वो बहुत ही करप्ट टाइप का बंदा था, मॉरली वो अच्छा नहीं था, हर एक जो बुरा काम करता था वो वही करता था। ठीक है जी। तो इसलिए प्योरिटन्स सामने आए, उन्होंने कहा नहीं, इफ़ यू आर द किंग यू आर द अथॉरिटी, अगर आप ऐसा करेंगे तो मुआशरा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो प्योरिटन्स ने कदम जमाना शुरू कर दिए थे। तो ये चाहते थे कि चर्च भी प्योर हो और सोसाइटी भी प्योर हो, तो ये अंदर इन्फ्लुएंस करते रहते थे।
ठीक है जी। तो इस वजह से प्यूरिटन एज भी इसको कहा जाता है और एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। अब डाइव लगाते हैं जी इस एज के अंदर कि इस एज के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। द कैरोलिन पीरियड इज़ द फोर्थ सब पीरियड ऑफ द रेनेसांस एज। रेनेसांस एज का जो चौथा सब पीरियड है उसका नाम कैरोलिन पीरियड है। इट स्टार्टेड इन 1625 व्हेन चार्ल्स वन ऑफ इंग्लैंड बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। जी, इसका जो स्टार्ट होता है वो 1625 में होता है। 1625 में जो चार्ल्स था वो किंग बना। ये भी क्वीन एलिजाबेथ का रिलेटिव था। ठीक है जी। जिस तरह जेम्स रिलेटिव है उसी तरह चार्ल्स भी रिलेटिव। चार्ल्स के नाम से कैरोलिन पीरियड बना हुआ है, ये याद रखिएगा। इट इज़ कॉल्ड द कैरोलिन एज बिकॉज द वर्ड कैरोलिन कम्स फ्राम द लैटिन नेम कैरोलस मीनिंग चार्ल्स, क्योंकि ये एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है कैरोलस जिसका मतलब चार्ल्स होता है। जिस तरह जेम्स से जकोबियन बना हुआ है वो लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसी तरह चार्ल्स से क्या बना हुआ है, कैरोलिन बना हुआ है। देन it is also called the Puritan age because the influence of the Puritans, a religious group, became very strong during this time. आपको बताया था कि प्यूरिटन्स का एक ग्रुप था वो इस एज के अंदर बड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। इट इज़ कॉल्ड द एज ऑफ मिल्टन बिकॉज जॉन मिल्टन वाज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ दिस पीरियड। और इस एज को एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है क्योंकि इस दौर का जो सबसे बड़ा पोइट था वो जॉन मिल्टन ही था। ठीक है जी। आप बात करते हैं जी इस दौर के फीचर्स की। पहले बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह फीचर्स को डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड क्या है जी? किंग चार्ल्स वन रूल्ड इंग्लैंड। कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज बिटवीन द किंग एंड द पार्लियामेंट। जब किंग चार्ल्स इंग्लैंड का किंग बना तो वह जैसे ही किंग बना तो पार्लियामेंट और बादशाह के मीन्स के बादशाह और आवाम के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका था। रिलीजियस डिसएग्रीमेंट बिकेम स्ट्रॉन्गर। और जो मजहबी मुआहदे थे, मजहबी एग्रीमेंट थे, वो बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। द इंग्लिश सिविल वार स्टार्टेड। जिस तरह अवाम और बादशाह के दरमियान हल्की फुल्की लड़ाई होती तो वो एक सिविल वार इख्तियार कर चुकी थी लोगों के दरमियान। इंग्लैंड के लोगों के दरमियान एक सिविल वार हुई थी इन 1642। इन 1649 किंग चार्ल्स वन वाज एग्जीक्यूटेड एंड मोनार्की एंडेड टेम्पोरली। जी, 1649 में क्या हुआ था कि चार्ल्स जो था उसको कत्ल कर दिया गया। जैसे उसको कत्ल कर दिया गया तो इंग्लैंड के अंदर जो बादशाह थी, मोनार्की सिस्टम था, वो आर्जी तौर पे ख़त्म हो चुका था। कोई भी हुकूमत संभालने के लिए वहाँ पे मौजूद नहीं था 1649 के अंदर। यह है जिसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब बात करते हैं जिसकी फ़ीचर्स की। रिलीजियस इन्फ्लुएंस। रिलीजियस इन्फ्लुएंस, प्यूरिटन्स थे तो रिलीजियस इन्फ्लुएंस होनी ही होनी थी। लिटरेचर बिकम सीरियस एंड मॉरल। राइटर्स फोकस ऑन रिलीजन, ड्यूटी एंड स्पिरिचुअल लाइफ। प्यूरिटन्स आ चुके थे तो जो राइटिंग थी, जो ह्यूमनिज़म की तरफ जा रहे थे, वो एक दफ़ा फिर रिलीजन की तरफ आ गए। मज़हब के बारे में लिखना, अपने फ़र्ज़ के बारे में लिखना और रूहानियत के ऊपर लिखना, ये एक दफ़ा फिर आम होता जा रहा था। सेकेंड फीचर वॉज ग्रोथ ऑफ प्रोज। प्रोज राइटिंग डेवलप्ड ग्रेटली। प्रोज राइटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी जिस दौर के अंदर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस राइटिंग बिकेम कॉमन। वही बात सेम पिछली वाली। थर्ड हमारे पास जो आ जाता है फीचर, वो आ जाता है डिक्लाइन ऑफ ड्रामा। जी, ये वो दौर था जब ड्रामा नीचे जाना शुरू हो चुका था। शेक्सपियर के दौर में पीक में था, उसके बाद थोड़ा सा डाउन हुआ और इस स्टेज के अंदर जो ड्रामा था वो टोटली तौर पर डिक्लाइन होना शुरू हो चुका था। क्योंकि आपको बताया प्यूरिटन्स आ चुके थे, उनको लगा कि थिएटर्स के अंदर जो ड्रामा प्रेजेंट किया जाता है इट इज़ नॉट मॉरली गुड। इसके अंदर फीलिंग्स दिखाई जाती हैं, इमोशंस दिखाए जाते हैं, वो इमोरल चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दे बैंड ड्रामा टेम्परली ओवर देयर इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर उन्होंने ड्रामा आर्जी तौर पे बंद कर दिया था। दिस वाज द थर्ड फीचर एंड द लास्ट फीचर वाज सीरियस पोइट्री। पोइट्री फोकस्ड ऑन रिलीजन, मोरालिटी, पॉलिटिक्स। और इस दौर के अंदर जो मेटाफिजिकल पोइट्री थी, डीप थॉट की तरफ जा रही थी, नेक्स्ट पीरियड के अंदर वो सीरियस पोइट्री बन गई। रिलीजन के ऊपर बात करना, प्रोज के अंदर भी रिलीजन की बात की जा रही थी, पोइट्री के अंदर भी रिलीजन की बात ही की जा रही थी। मीन्स कि जिस तरह के इश्यूज चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग ही सारा राइटिंग आ रही थी। जी, इस दौर के राइटर्स की बात करें तो जॉन मिल्टन वाज द फेमस वन। He was the greatest poet of this age. Robert Burton was the famous one.
एंड द लास्ट वन इज़ जॉर्ज हर्बर्ट। ये 3 राइटर्स इस दौर के सबसे फेमस राइटर समझे जाते हैं, पोइट भी समझे जाते हैं। इस दौर के ऊपर किन किन चीज़ों के ऊपर काम किया गया देखें। पोइट्री के ऊपर भी काम किया गया क्योंकि जॉन मिल्टन वहाँ पे थे। प्रोज के ऊपर काम किया गया क्योंकि रॉबर्ट बर्टन आ चुके थे। और रिलीजियस राइटिंग के ऊपर भी काम किया जा रहा था जॉर्ज हर्बर्ट के थ्रू। ये 3 राइटर्स थे और इन्होंने तीनों फॉर्म्स लिटरेचर की ये लेके चले थे। अब इस पीरियड का एंड कैसे हुआ? एंड ऑफ द कैरोलिन पीरियड। द पीरियड एंडेड इन 1649 व्हेन चार्ल्स वन वाज एग्जीक्यूटेड एंड इंग्लैंड बिकेम अ कॉमनवेल्थ। जब चार्ल्स वन को 1649 में कत्ल कर दिया गया तो वहाँ पे मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो चुका था और कॉमनवेल्थ आ चुकी थी। कॉमनवेल्थ क्या होती है? एक रिपब्लिक टाइप की हुकूमत होती है। ये एक ऐसी हुकूमत होती है जिसके अंदर बादशाहत नहीं होती, ना बादशाह होता है ना रानी होती है। जो हुकूमत की जाती है वो थ्रू कॉमन पीपल, आम लोग हुकूमत संभाल लेते हैं, उसको कॉमनवेल्थ कहते हैं, रिपब्लिक भी कहते हैं। जहाँ बादशाहत नहीं होगी, आम आवाम हुकूमत करेगी तो वो आपका कॉमनवेल्थ बनेगा। लेकिन याद रखिए ये एक टेम्परेरी चीज़ थी इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के अंदर अभी भी मोनार्की सिस्टम ही चल रहा। अब कहते हैं जी लास्ट सब पीरियड की बहुत ही छोटा सा पीरियड है कॉमनवेल्थ पीरियड। कॉमनवेल्थ आपको बता दिया कि ऐसी हुकूमत जिसमें ना कोई बादशाह हो ना कोई रानी हो, जो हुकूमत करे वो आम लोग करें या उनके नुमाइंदे करें, तो उनको क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ पीरियड के। और ये सिर्फ 11 साल का था, 1649 से 1660 तक। जी, द कॉमनवेल्थ पीरियड इज़ द लास्ट सब पीरियड ऑफ रेनेसांस एज। इट स्टार्टेड इन 1649 आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स वन एंड एंडेड इन 1660 व्हेन द मोनार्की वाज रिस्टोर्ड। ये जो कॉमनवेल्थ पीरियड है ये रेनेसांस पीरियड का आखिरी सब पीरियड है और ये 1649 में शुरू हुआ था जब चार्ल्स वन को कत्ल कर दिया गया था और 1660 तक चलता, उस वक्त तक चलता जबकि मोनार्की सिस्टम दोबारा नहीं आता, बादशाह सिस्टम दोबारा नहीं आता। इट इज़ कॉल्ड द प्यूरिटन पीरियड बिकॉज द प्यूरिटन्स हैड स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ओवर सोसाइटी एंड लिटरेचर। इस दौर के अंदर भी प्यूरिटन्स मौजूद थे और कहीं ये भी कहा जाता है प्यूरिटन्स ही थे जो लोगों का इंतखाब करते थे हुकूमत करने के लिए। जी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के सारी चीज़ें वही होंगी। इन 642 द इंग्लिश सिविल वार बिगेन बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ द किंग एंड द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दरमियान और किंग के साथियों के दरमियान एक सिविल वार हुई थी। इन 1649 चार्ल्स वन वाज एग्जीक्यूटेड। 1649 में चार्ल्स को कत्ल कर दिया गया। इंग्लैंड बिकेम अ कॉमनवेल्थ। जो इंग्लैंड था वो बादशाह के बगैर रह गया। ओलिवर कॉमवेल बिकेम द मेन रूलर, लॉर्ड प्रोटेक्टर। और जब कोई बादशाह नहीं था, कोई क्वीन नहीं थी, तो टेम्परेरी तौर पर जो बादशाह बनाया गया वो ओलिवर कॉमवेल को बनाया गया। इन 1660 मोनार्की वाज रिस्टोर्ड एंड द रिस्टोरेशन पीरियड बिगेन। 1660 में मोनार्की सिस्टम दोबारा आ गया और जैसे ही मोनार्की सिस्टम दोबारा आया तो उसके बाद जो दौर शुरू होता है, एज शुरू होती है, वो रिस्टोरेशन एज शुरू होती है। ये था जी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इस दौर की फीचर्स देख लेते हैं कौन कौन से। रिलीजियस एंड मोरल लिटरेचर, ये हम पहले की बात कर चुके हैं कि लिटरेचर का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज़्यादा था। नंबर 2 पे डिक्लाइन ऑफ ड्रामा। ड्रामा टोटली तौर पे ना होने के बराबर था। ग्रोथ ऑफ प्रोज इस दौर के अंदर बहुत ज़्यादा था। सीरियस टोन, जो टोन यूज़ की जा रही थी वो सीरियस की जा रही थी, स्पेशली इन पोइट्री। ये कुछ बेसिक से फीचर्स थे जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इस दौर के जो राइटर्स थे, पोइट्स थे, वो आपके सामने हैं जी। जॉन मिल्टन अभी तक भी यहाँ भी मौजूद थे। पीक वहाँ पे था लेकिन इस दौर के अंदर भी उनकी राइटिंग मौजूद थी। थॉमस होब्स भी यहाँ पे मौजूद थे। एंड्रयू मार्वेल, ये भी इस दौर का तीसरा राइटर समझा जाता है। अब इस दौर के ऊपर किन किन लिटरेरी फॉर्म के ऊपर काम किया गया? प्रोज के ऊपर काम किया गया, पोइट्री के ऊपर काम किया गया, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल राइटिंग के ऊपर काम किया। दीज वर द 3 मेजर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जो कि इस कॉमनवेल्थ पीरियड के अंदर यूज़ की जाती है। ठीक है जी। तो अगर हम इस लास्ट पीरियड का एंड देखें तो हम कह सकते हैं दिस पीरियड एंडेड इन 1660 व्हेन चार्ल्स टू रिटर्न टू द थ्रोन। चार्ल्स टू है जो वो जब वापस तख्त पे आया तब कॉमनवेल्थ का पीरियड ख़त्म हो गया, मोनार्की सिस्टम दोबारा शुरू हो गया। दिस इवेंट इज़ कॉल्ड द रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की एंड द नेक्स्ट पीरियड बिगेन रिस्टोरेशन पीरियड। तो अगला जो पीरियड स्टार्ट होता है वो रिस्टोरेशन पीरियड होता है। सो दिस वाज द वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट एज। लेकिन इस एज के अंदर याद रखिएगा ये 4 नामों को भी। ये जो 4 आपको नाम नज़र आ रहे हैं, इनके जो फुल नाम है मैं आपको बता देता हूँ। दांते अलिग्हियारी, फ्रेंचिस्को पेट्रार्क, मिशेल द मोंटानिया, लियोनार्डो डा विंची।
ये इनके मुकम्मल नाम, थोड़े से मुश्किल नेम बिकॉज दीज आर द इटालियन एंड द एंशियंट नेम्स। ये यहाँ पे ज़िक्र करने का मकसद क्या, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली अगर आप इन 4 राइटर्स की बात करते हैं तो ये रिनेसांस इनका बिलोंग नहीं है। बेसिकली दे बिलोंग टू यूरोपियन रिनेसां इन जनरल। पूरे यूरोप के रिनेसां की बात करेंगे तो उनके अंदर इन चारों का जिक्र लाजमी तौर पे मिलता है, क्योंकि जो रेनेसांस का आगाज़ हुआ तो वो इटली से हुआ था। ग्रीक रोमन ह्यूमनिज़म का दोबारा जन्म हुआ था। तो ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं ना, इन्होंने मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर काम किया था। रिनेसां की बात करें, पूरे यूरोप की बात करें तो इन 4 पर्सनैलिटीज़ ने ना मुख्तलिफ़ किस्म का काम किया था। जिस तरह दांते ने एक किताब लिखी थी डिवाइन कॉमेडी, पेट्रार्क ने ह्यूमनिज़म शुरू की थी, ही वॉज द फादर ऑफ द ह्यूमनिज़म। आगे आ जाता है जी लिनार्डो। लिनार्डो जो था इसने पेंटिंग की थी। आर्ट का जो सबसे बड़ा समझा जाता है ना, वो ये लिनार्डो समझा जाता है। इसने 2 पेंटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाई थी, मोनालिसा एंड द लास्ट सपर। ये इसके 2 सबसे फेमस पेंटिंग कहलाती हैं। और आखिरी नाम है जी मिशेल द मोंटान्या। और इसने जो काम किया था वो एसेस के ऊपर किया था। फादर ऑफ एसे ये कहलाता है मोंटान्या, लेकिन फादर ऑफ इंग्लिश एसे जो है वो कहलाता है फ्रांसिस बैकन। ठीक है जी, तो ये 4 पर्सनैलिटीज़ को भी आप याद रखिएगा। ये थी जी लास्ट स्लाइड। यहाँ पे जो हमारी जो गोल्डन एज है रेनेसांस, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। होप सो थोड़ी सी मुश्किल और डिफ़िकल्ट और लेंथी ज़रूर थी, लेकिन अगर इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बिगर तो डिटेल से करना चाहते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपको लाजमी तौर पे कवर करना पड़ेंगी। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी द एज ऑफ रिस्टोरेशन के अंदर। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।